आनुवांशिक गुण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम एक पिता लिखें और यहाँ हमने लिखा क्या, माता। हमने एक पिता ले लिया और एक माता ले लिया, ठीक है ना, और ये हमने ले लिया। अब मान लीजिए कि पिता का नाक जो है वो नुकीली है, ठीक है ना, पिता का नाक जो है नुकीली है, और माता का नाक मान लीजिए कि हमने चपटी ले लिया, ठीक है ना, चपटी, ठीक है ना। माता का नाक जो है वो चपटा मैंने ले लिया, चपटी नाक है, चपटी नाक है, और पिता का नाक जो है वो नुकीला है, एकदम शार्प है, ठीक है ना। ये ऐसा मतलब एक पिता का गुण है, मतलब उसका शारीरिक लक्षण है, और ये माता का चपटी है। अब इस दोनों के मिलने से एक संतान बनेंगे। अगर उसका मान लीजिए कि हमने देखा तो इसका नाक जो है नुकीली मिला, ठीक है ना, नुकीली मिला। तो अब जरा गौर से देखेंगे कि यहाँ पर एक आपने देखा नुकीली नाक पिता का है, चपटी नाक क्या है, माता का है। जबकि बच्चे में जो संतान में गया, यानी हमारा ये संतान है, तो ये संतान में जो गया ये नुकीली नाक बना, ठीक है ना। तो ये नुकीली नाक जो है यानी ये पिता का गुण इस बच्चे में आ गया। तो ये पिता जो हो गया यह हो गया हमारा पहला पीढ़ी, ठीक है ना, इसी को हम लोग पीढ़ी कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे जेनरेशन, ठीक है ना, फर्स्ट जेनरेशन, ठीक है ना, ये पहला पीढ़ी हो गया। और ये संतान जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, सेकेंड जेनरेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन, यानी अगला पीढ़ी है ये, ठीक है ना, ये नेक्स्ट पीढ़ी है। तो ये पिता का जो नुकीली जो लक्षण था नाक का, ठीक है, वह है क्या गया, ठीक है ना, अगला पीढ़ी है, ठीक है ना। तो पहला पीढ़ी में पिता का हमने देखा कि नुकीली नाक है, यानी यह एक लक्षण हो गया, इसी को हम लोग लक्षण कहेंगे, या एक गुण हो गया। ये पिता के अंदर एक गुण है, लक्षण है, नुकीला नाक है उसका। माता का गुण है, लक्षण है, अगर इनका हम देखें तो इनका गुण या लक्षण जो है वह यह है कि इनकी नाक चपटी है। लेकिन संतान में अगर हमने देखे इनका, तो इनका नाक संतान का आ गया, नेक्स्ट पीढ़ी का नाक आ गया वो नुकीली हो गया, ठीक है ना। तो ये जो गुण का ट्रांसफ़र हुआ एक पहले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, तो यह गुण का यानी ये हम जिसको कह सकते हैं लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण, ठीक है ना, गुणों या लक्षणों का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। स्थानांतरण को हम लोग क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसफ़र हो गया। ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये माता पिता के यानी फर्स्ट जनरेशन के जो गुण होते हैं वह अगले संतान में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो यह जो लक्षण या गुण जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो विज्ञान का, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम ये गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। आनुवांशिक गुण का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुण, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, लक्षण। तो ये आनुवांशिक जेनेटिक जो लक्षण हैं ये पिता से पुत्र में गया। तो विज्ञान की वह भाषा जिसके अंतर्गत हम लोग विज्ञान के मतलब हमने एक मानव पर उदाहरण दिया, इसका मतलब ये न समझें आप कि एक हम मानव की चर्चा कर रहे हैं, हाँ ये समझिएगा कि ये पूरे सजीव प्राणी की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वनस्पति जगत हो या जंतु जगत हो, ये हम दोनों की हम लोग ये बात करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत ऐसे लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। अब ये हमने एक नाक का उदाहरण ले लिया कि रंग गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, बाल हो सकता है घुंघराला, सीधा, काला, भूरा, ये अलग अलग की क्वालिटी, कद लंबा छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, ठीक है ना, त्वचा का रंग हो सकता है गोरा काला, ये अलग अलग जो हमारे गुण हैं, ये गुण हमारे बच्चों में अगर जा रहे हैं
तो इसी गुण का जो ट्रांसफ़र हो रहा है यानी स्थानांतरण हो रहे हैं, ये सारे गुण ही आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्लियर। और विज्ञान की वह भाषा जिसमें हम लोग ऐसे आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, जरा गौर से देखेंगे कि हम 3 बात करें। एक और बात हम यहाँ पर समझा देते हैं तो फिर इस पर हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कि पिता की नाक नुकीली थी तो संतान की भी नाक नुकीली हो गई, ठीक है। लेकिन माता से भी तो गुणसूत्र आए होंगे, लेकिन ये माता के गुणसूत्र का ये जो चपटी नाक है, चपटी जो है, यह गुण जो है वह इस बच्चे में नहीं दिखा। माता में था लेकिन इस बच्चे में नहीं दिखा। इसका मतलब यह है कि यह जो आपका गुण दिखा, नुकीला गुण, इसको कहते हैं प्रभावी गुण, ठीक है ना, या डोमिनेंट, वही कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं उपस्थित गुण, ठीक है ना। यानी यह वह गुण है जो पिता से पुत्र में यानी पहले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उपस्थित रह गया है, यानी प्रभावी हो गया है, यानी ये दिखा है। प्रभावी गुण कहने का मतलब, प्रभावी लक्षण कहने का मतलब क्या है कि वह गुण जो माता पिता में है वही अगर संतान में चला जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। और जो न जाए, माता पिता में हो लेकिन वह संतान में न जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रभावी गुण। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा अप्रभावी गुण, ठीक है, या अनुपस्थित गुण, ठीक है ना। जरा गौर से आप बातों को समझेंगे। माता पिता का नुकीला नाक था, बेटा का संतान का नुकीला नाक हो गया। नुकीला कैरेक्टर जो है यानी गुण जो है वो बच्चों में गया, ये प्रभावी हो गया। यानी प्रभावी मतलब ये उपस्थित रहा अगले संतान में। क्लियर। दूसरा बात मैंने कहा कि माता का नाक चपटी था, यह नाक का ये चपटी का गुण जो है, ये कैरेक्टर जो है, यह संतान में नहीं गया, लेकिन इसके गुणसूत्र यहाँ गए हैं और इसमें ये विद्यमान रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रभावी रूप से बाहर नहीं दिखेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे अप्रभावी, यानी यह गुण यहाँ प्रभावी नहीं रहा, यानी अनुपस्थित रहा, एब्सेंट रहा, यानी उपस्थित नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा क्या, 3 बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आनुवांशिकी अगर विज्ञान की अगर हम लोग बात करें कि आनुवांशिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम 3 बातों को पढ़ सकते हैं। पहला बात क्या पढ़ सकते हैं, वो है कि आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण का तरीका या रीति, ठीक है ना, समझे। दूसरा हम क्या इसमें पढ़ सकते हैं कि प्रभावी गुण। तीसरा क्या पढ़ सकते हैं, अप्रभावी गुण, इसको हम लोग कह सकते हैं अप्रभावी गुण को हम लोग क्या कह सकते हैं, उपस्थित गुण, और इसको क्या कह सकते हैं, अनुपस्थित गुण, ठीक है ना। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से आप देखेंगे क्या है। हमने यहाँ लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता से अगली पीढ़ी में पहुँचने की रीतियों का मतलब तरीका, यानी आनुवांशिक विज्ञान के तहत हम पहली बात अगर पढ़ेंगे तो वो यह पढ़ेंगे कि एक फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में यानी माता पिता से संतान में आनुवांशिक गुण जो जा रहा है वो जाने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या रीति है,
ठीक है ना, वो किस तरह से जाता है, यानी ये जाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक्स कैरेक्टर, ठीक है ना, आनुवांशिक लक्षण का पिता से माता से यानी फर्स्ट जनरेशन से संतान वाले जनरेशन में जाने का, ट्रांसफ़र होने का, स्थानांतर होने का जो तरीका है, प्रोसेस है, जो विधि है, उसका अध्ययन हम लोग आनुवांशिक विज्ञान में करेंगे। ये पहला काम, यानी वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, क्या प्रक्रिया है ट्रांसफ़र होने का, ये पूरी बात का अध्ययन हम करेंगे आनुवांशिक विज्ञान में, पहली बात। दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई गुण पिता से या माता से यानी फर्स्ट जनरेशन से संतान में गया है तो वो उपस्थित है अथवा नहीं, उपस्थित है उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा बात कि अगर कोई अनुपस्थित रह गया है तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। उपस्थित रहा है तो वो क्या लक्षण उपस्थित रहा है उसके बारे में पूरी चीज़ें की जानकारी रखना, अनुपस्थित कोई रहा है तो उसके बारे में जानकारी रखना। ये आनुवांशिकता कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। क्लियर? इसको हमने एक उदाहरण से आपको समझा दिया था कि एक पिता है, पिता से गुण ट्रांसफ़र हुआ संतान में, यानी माता पिता से गुण ट्रांसफ़र हुआ आनुवांशिक गुण बच्चों में। तो ये ट्रांसफ़र होने का तरीका, पहला बात, ट्रांसफ़र होने के बाद प्रभावी गुण जो इसमें दिखा उसका अध्ययन करना, और तीसरा बात जो इसमें प्रभावी गुण नहीं दिखा यानी अप्रभावी गुण रहा उसका अध्ययन। तीन बातों का, गुणों का ट्रांसफ़र होना इसका अध्ययन करना, जो प्रभावी गुण इसमें आ गया अगले पीढ़ी में उसका अध्ययन करना, जो अप्रभावी रहा उसका अध्ययन करना। ये तीनों बातों का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाते हैं। जेनेटिक्स की अलग अलग आप लोगों को परिभाषाएं अलग अलग टीचर्स आपको अपने तरीके से समझाते रहते हैं, लेकिन मुझे जो एक बेहतर तरीका लगा जो मैंने आपको समझाया, और आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये अगर हम लोग बात करते हैं कि आनुवांशिकी का ये जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया, ये शुरुआत कैसे हुई, अगर हम लोग इसकी अगर हम बात करें, इसकी बुनियाद की अगर जाते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है, वो व्यक्ति है क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया एक देश है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया एक देश है, और इस देश के एक निवासी थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्चुअली ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे उन्होंने क्या किया कि एक लाल मटर का पौधा लिया, लाल फूल वाले मटर का पौधा, ठीक है, और एक लिए सफ़ेद फूल वाले मटर का पौधा। ये दो उन्होंने पौधा लिया। अब बताइए, जैसे माता पिता हमने लिया उसी तरह से ये दो पौधा लिए, ठीक है ना। ये अगर लाल है तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R दे देते हैं, ठीक है ना। और ये सफ़ेद के लिए तो मैं यहाँ सफ़ेद तो पूरा बॉडी है तो सफ़ेद लेटर हम क्या इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इसको हम मान लीजिए कि हम ब्लैक से दे देते हैं, मान लीजिए इसको सपोज R ही है, ये स्मॉल r हम अगर दे देते हैं, ठीक है ना। हालांकि अभी स्मॉल r और कैपिटल R कैसे, किस गुणसूत्र को क्या लिखा जाता है, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे, अभी उसमें हम आपको नहीं ले जा रहे हैं, बस आपको जैसे ही समझाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। या ऐसा करते हैं कि इसको अभी रहने ही दीजिए क्योंकि इसमें अभी कन्फ्यूजन आ जाएंगे आपको। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक लाल फूल वाला मटर का पौधा लिए, यानी मटर का पौधा लिए, और उस मटर के पौधा एक ऐसा पौधा जिसका फूल क्या था, लाल रंग था, ठीक है ना, और एक सफ़ेद फूल का, एक ऐसा मटर का पौधा लिए जो सफ़ेद था। अब इस दोनों को क्या किए, वो क्रॉस कराएं, ठीक है ना, इस दोनों को क्रॉस कराएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक शब्द को आप लोग समझ लेंगे, क्रॉस कराना। क्रॉस कराना का मतलब होता है कि आप समझेंगे कि धरती पर सजीव प्राणी की उत्पत्ति के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य जीव हो, दो चीज़ों का होना आवश्यक है, एक मादा शरीर और एक नर शरीर, यानी एक महिला और एक पुरुष का होना जरूरी है।
और एक पुरुष युग्मक और एक मादा युग्मक का मिलना आपस में ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य के लिए अगर हम लेते हैं तो पुरुष से निकलने वाले जो युग्मक है, गैमिट्स है, वह है शुक्राणु और मादा से यानी महिला से जो निकलने वाली युग्मक है, गैमिट्स है, वह है अंडाणु। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये जो एक दूसरे से यानी मादा युग्मक और नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने की क्रिया को माने हम लोग मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग सामान्य बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग क्रॉस कराना बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसका और इसका हमने मिश्रण कराया, ठीक है ना। ये एक हो गया, ठीक है ना। तो ये मिलाना होता है, यानी संतान उत्पत्ति के लिए दो विपरीत लिंगों का आपस में मिलना, ये क्रॉस करना होता है। तो एक अलग विपरीत पौधा है ये। पौधे में भी क्या होते हैं, लिंग होते हैं, लेकिन पौधा जो होता है वो बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव प्राणी है। कैसा, यानी उसका अंग होता है, मादा अंग नर अंग, ये उसका अंग होता है। इसका हम लोग प्रजनन चैप्टर में हम लोग ज़्यादा देखेंगे। तो लाल फूल वाले मटर का पौधा उन्होंने लिया और एक सफ़ेद फूल वाले मटर का पौधा लिया और इससे उन्होंने क्रॉस कराया और क्रॉस कराकर आगे चल के उन्होंने जो रिजल्ट देखा वहाँ पर देखा अलग अलग टाइप के रिजल्ट देखे। वो कुछ बहुत सारे लाल हुए, कुछ अलग अलग गुणों से हुए और बहुत सारे बातों को उन्होंने अध्ययन किया। ये क्या अध्ययन किया, हम लोग इनके परीक्षण यानी टेस्टिंग प्रोसेस को एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको लेंगे, आनुवांशिक के लक्षणों को। तो ये सबसे पहले हमारा सवाल कंपटीशन में यह पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, अपने परीक्षण के लिए, अपने टेस्टिंग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था। तो मटर के पौधे का, ठीक है ना, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था, इसको उन्होंने कराया था। अब यह कराने के बाद उन्होंने जो ये दिया कि देखा कि पहले वाले जनरेशन से सेकंड वाले जनरेशन में क्या होते हैं कि गुण ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस पर उन्होंने अपना क्या है कि नियम दिया और उन्होंने अपना कई नियम दिए और कई नियम बताए, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, ठीक है ना। ऐसे करके 3 नियम उन्होंने दिए। हम तीनों नियम का चर्चा करेंगे भी, लेकिन अभी थोड़ा सा इनकी बातों को हम लोग पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग इनकी बात करें, किनकी, अगर ग्रेगर साहब की, मेंडल साहब की, तो मेंडल साहब का अगर हम लोग जन्म देखें तो जन्म जो है मेंडल साहब का, इनका जन्म होता है 1822 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका जन्म आपका होता है 1822 ईस्वी में। इनका जन्म हो गया 1822 में, ठीक है ना। 1822 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 1800 सिद्धांत जो दिए 1866 में दिए। 1866 में इन्होंने अपना थ्योरी, अपना सिद्धांत दिया और इनकी मौत जो हो गई वो मौत हो गई 1884 में, ठीक है ना। इनके मौत हो गई 1884 में। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि एक्चुअली अगर हमने एक शब्द अगर इनके बारे में लिखूं तो आप सभी ये समझिएगा कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन ये एक्चुअली वैज्ञानिक थे नहीं। जैसे हमारे गांव में देखेंगे कि कोई वेल ट्रेंड इंजीनियर है, ठीक है ना, पहले से उसने एजुकेशन ले रखा है इंजीनियरिंग की और वो सब काम कर रहा है, तो वो बाइक बना रहा है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है और अपने से वो सेल्फ डेवलप किया है स्किल, अपना कौशल, और उसे वो कुछ काम कर रहा है। तो उसी तरह से ये कहीं से ट्रेंड वैज्ञानिक नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, ये बस स्वतः अपने आप में डेवलप किए थे ये टेक्निक और स्वतः इन्होंने क्या किया कि ये प्रयोग को अंजाम दिया था, टेस्टिंग को अंजाम दिया था। ये मटर के दाने वाले, ये मटर के फूल वाले, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक थे नहीं, तो इनकी बातों को कोई मानना पसंद करेगा नहीं, तो इनकी बातों को कोई माना भी नहीं। यहाँ तक कि 1866 में सिद्धांत देने के समय इनकी बातों को किसी ने नहीं माना। फिर क्या कहते हैं, 1884 में ये मर भी गए,
तब भी इनके सिद्धांत को कोई प्राथमिकता नहीं दिया, ये बात ही नहीं माना, इनके बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। लेकिन आप सबको हम पहले बता चुके हैं कि 1875 में गुणसूत्र की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। 1875 में गुणसूत्र की खोज हुआ, जो क्या किए, स्ट्रॉसबर्ग ने क्या किया, गुणसूत्र की खोज कर दिया था। स्ट्रॉसबर्ग गुणसूत्र की जब खोज कर दिए थे तो गुणसूत्र क्या होता है कि अगर हमारा ये कोशिका है, इस कोशिका का ये नाभिक है और इस नाभिक के अंदर यहाँ पर एक क्रोमैटिन धागे होते हैं, जिसकी चर्चा मैं आप सबको कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये क्रोमैटिन धागे होते हैं, इस क्रोमैटिन धागे में क्या होता है, यही क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था जब आती है तो ये जिस आकृति को देखते हैं उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी गुणसूत्र को हम लोग जनरली इस तरह से, यानी ये संकेत होता है, हम लोग गुणसूत्र को देख चुके थे। यानी हमारा जरा गौर से देखिएगा, सिद्धांत 1866 में आता है, लेकिन 1866 के समय गुणसूत्र के बारे में लोगों को उतने ध्यान में नहीं थी, माने लोगों ने कोशिका के अंदर घुमा ही नहीं था। एक तरह से ये देखिए, कोशिका की खोज तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कर दिया था, ठीक है ना। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1684 में या 74 में किया था, केंद्र के यानी ये नाभिक का खोज किया था, या न्यूक्लियस का इसका। तो ये लोग तो पहले खोज कर चुके थे, लेकिन उस कोशिका के अंदर और झांक कर गुणसूत्र तक, डीएनए तक पहुंचा अभी नहीं गया था। लेकिन आप देखते हैं कि डीएनए का खोज आपका क्या होता है 1953 में, ठीक है ना, जॉनसन और क्रिक महोदय के द्वारा किया जाता है। उससे पहले भी डीएनए की खोज हुई थी, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन ये करते हैं। यानी आप 1900 में बात आ रहे हैं ना, 20वीं शताब्दी की बात है, ये 1800 की हम बात कर रहे हैं। यानी इनके समय में कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका के अंदर तक जाकर कोशिका के विभिन्न पहलुओं को अभी वैज्ञानिकों ने समझा नहीं था, यानी उतना विकास अभी इसका नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी हमारा उतना सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन 1875 में गुणसूत्र आ गया, 1866 में डीएनए के बाद ये गुणसूत्र आ गया हमारा, फिर ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद 1800 के बाद अगर आप हम लोग देखते हैं एक और टर्म को देखते हैं तो याद कीजिए 1909 में, 1909 में क्या हुआ था, जॉनसन महोदय ने क्या किया था, जीन का खोज कर दिया था, बताए थे ना, जॉनसन महोदय ने जीन का खोज कर दिया, ठीक है ना, जॉनसन महोदय। अब ये जॉनसन महोदय ने 1919 तक आकर अब जीन खोज दिया, और जीन खोज होने के बाद और गुणसूत्र खोने का, जरा गौर से इस बात को समझेंगे यहाँ पर। 1866 में इन्होंने आनुवांशिक लक्षण एक जगह से दूसरी जगह पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है वगैरह वगैरह की बातें कर डाला था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लोग इसके बारे में अवगत नहीं थे और ये वैज्ञानिक थे ही नहीं, तो इनकी बातों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक घर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर आकर आपको पैरासीटामोल दे देता है कि सर दर्द में ठीक हो जाएगा, तो आप वो विश्वास कर लीजिएगा, और घर का एक व्यक्ति आपको पैरासीटामोल देता है कि ये सर दर्द में भी ठीक काम करेगा, तो क्या ये तो बुखार का दवा है, ठीक है ना। तो असर पड़ता है कि जो जिस फील्ड का है उस पर आप यकीन करते हैं, तो ये वैज्ञानिक थे नहीं, तो लोगों ने यकीन किया नहीं, संसार का ध्यान इनके थ्योरी पर नहीं गई। लेकिन ये 1866 में ये सारे लक्षण की बात कर चुके थे, जिसको प्रूफ किया आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने। 1875 में गुणसूत्र की जब स्ट्रासबर्ग ने खोज किया तो गुणसूत्र के बारे में परिभाषा जब दी गई थी, को कही गई कि अनुवांशिक गुणों का वाहक है, यानी ये गुणसूत्र हर जीव में एक निश्चित संख्या में होती है। ये जब बात आ गई, फिर उस गुणसूत्र के अंतर्गत अगर हम लोग गया डीएनए गया, और डीएनए के अंदर जाकर जब जीन की खोज हो गई, तब जीन का मतलब ही होता है क्या कि अनुवांशिक गुण को जो वाहक है यानी ढोने का कार्य करता है वो जीन एक इकाई है। तब कहा गया कि दुनिया की जब क्या कहते हैं कि दिमाग जो है, दुनिया के लोगों की जो समझ है अब थोड़ी थोड़ी अब ये मेंडल साहब के सिद्धांत के तरफ, थ्योरी के तरफ अब जाने लगा, इस आनुवांशिकता की खोज के उनके तरफ जाने लगा। फिर आपको मैंने 1909 के बाद मैंने आपको सिखाया था कि 1920 में एक आया था, मैंने आप याद कीजिए किनको, ह्यूगो डी
ब्रिज को साहब को, जिन्होंने क्या किया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर क्या गया, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ये क्या है, ह्यूगो डी ब्रिज। ये ह्यूगो डी ब्रिज महोदय ने 1920 में क्या कर दिए, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिए। और उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में यही कहा गया था कि जनन द्रव्य स्तर पर यानी गुण सूत्र के स्तर पर या क्या है, जीन के स्तर पर अगर जीवों में परिवर्तन होता है तब यह जाएंगे। याद कीजिए लैमार्कवाद में लैमार्क महोदय ने कहे थे क्या कि अगर किसी गुण को हम किसी अंग का ज़्यादा विकास करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा विकसित हो जाएगा, और किसी को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो निष्प्राय हो जाएगा, यानी अगली पीढ़ी में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बात का खंडन करते हुए उत्परिवर्तनवाद का इन्होंने ह्यूगो डी ब्रिज साहब ने ये कहा था कि शारीरिक लक्षण में परिवर्तन होने से यह काम नहीं होगा। ये जीन में या गुणसूत्र लेवल पर यानी इसमें दिखाया गया था क्या, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी आपको बिजमान महोदय ने दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग लैमार्क वाले में हम लोग कर चुके हैं, और जिनको ये क्लियर अभी ना हो तो ये पिछला क्लास आप हमारा देखिए, ठीक है। तो ये सभी बातें जब आ गई थी तो ले देकर अगर यहाँ पर हमने अगर मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो ये लोग सभी लोग कहीं ना कहीं कोशिका के अंदर पहुँच चुके थे और गुणसूत्र, जीन, जनन द्रव्य वगैरह वगैरह की चर्चा कर रहे थे। और ये सब का सब संबंध वहीं से आता है कि आनुवांशिक के गुण के ये वाहक हैं, या आनुवांशिक गुणों का यहाँ संबंध इन्हीं से है। तब जब ये सब बातें आ गई और इन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आनुवांशिक गुण वास्तव में होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तब दुनिया के लोगों की ध्यान गया कि इस संबंध में तो हमारे मेंडल साहब बहुत पहले कह चुके हैं, वो जिसको आज हम कहने जा रहे हैं। तो मेंडल साहब के इस सिद्धांत के आनुवांशिकता के सिद्धांत की जो बातें उनकी थी, इसको प्रसिद्धि ख्याति मिली वास्तव में इनके मरने के बाद ही। जब तक ये जिंदा रहे इनके सिद्धांत को किसी ने पूछा नहीं, और मरने के भी कई वर्षों बाद, ठीक है ना, जब इतने सब हो गए तब जाकर आज हमारा क्या है, विज्ञान इसी बात पर विश्वास करता है कि मेंडल साहब ने जो कहा था वो सत्य था। हाँ, उसमें उन्होंने जो एक नियम दिए थे उसके एक अपवाद भी आए हैं, लेकिन अलग बात है। लेकिन मेंडल साहब की कही हुई अधिकांश बातें आज तक सत्य है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया है कि ये आनुवांशिक गुण है और इसका ये है, और ये सब करते करते आज ये आनुवांशिकी एक बृहद टॉपिक के रूप में उभरा है और मानव जाति की एक बहुत बड़ी सहयोग के रूप में उभरा है। इसको हम लोग इतना आगे बढ़ाकर चले गए हैं कि जेनेटिक कोड तक जीन में घुस गए हैं, और उस जेनेटिक कोड से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कहाँ कहाँ हमारा ये विज्ञान पहुंच गया है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको इस क्लास में मैंने एक बातों को क्लियर किया कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स विज्ञान की कौन सी भाषा है, यह क्या आखिर ट्रांसफ़र करता है। इनसे जुड़े हुए जो प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, और इनकी प्रसिद्धि सिद्धांत की इनके मौत के बाद मिलती है। इसलिए पूरे आनुवांशिकी की का जेनेटिक्स का फादर यानी पिता की संज्ञा हम लोग किनको देते हैं, मेंडल साहब को ही देते हैं, यानी पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल महोदय को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चे जेनेटिक्स की मूल बातों को आप समझ गए होंगे। तो अगले क्लास से अगले नियम में हमारा ये अगला क्लास इसी बात पर होगा कि मेंडल का सिद्धांत यानी मेंडल महोदय ने क्या आखिर सिद्धांत दिया था, इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।